विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 15 जो कि सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच में खेला जाएगा 19 नवंबर को भारत के समय के हिसाब से 1:40 पर दोपहर को भारत के समय के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से ड्रोमाइने ओवल सिडनी के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी इसी सीजन में 2 मुकाबले हो चुके हैं। लोकल टाइम होगा 7:10 शाम का वाला टाइम, यानी कि जब सेकंड इनिंग की बैटिंग स्टार्ट होगी तो वेदर टेम्परेचर यहाँ पर गिरना शुरू होता है और निश्चित तौर पर एयर में जो मॉइस्चर बढ़ता है वो सेकंड इनिंग में पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को गेम में तो लेके आता है और वो कैसे होता है उसके बारे में आगे अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें उसके पहले, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रात के टाइम पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वेदर और टेम्परेचर में जो थोड़ा सा चेंज आएगा उसकी वजह से जो थोड़ी सी स्विंग ज्यादा तेज गेंदबाजों को मिलती है पावर प्ले के पहले 4 ओवर में, सेकेंड इनिंग का पावर प्ले की मैं बात कर रहा हूं, तो उसी में अगर हम वेदर फोरकास्ट को भी और गहरे जाकर के देख लें कि आज के इस मैच के दौरान आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है, बिल्कुल भी संभावना बारिश की यहाँ पर है नहीं। तो ये जो चीज अभी आपको मैंने बताई वो तो निश्चित तौर पर इफेक्ट में आएगा ही कि सेकंड इनिंग का पावर प्ले तेज गेंदबाजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि यहां पर चल करके पिछले जो 2 मुकाबले हुए हैं उसको भी देख करके यही चीज समझने की कोशिश करें। हालांकि इसमें वो चीज आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि ये दोनों मैचेस अगर आप यहां पर देखें तो दोनों के दोनों मुकाबले दिन के मैचेस थे। आज का जो मुकाबला है एक तरह से आप इसको ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से डे नाइट मैच कह सकते हैं। जब यह मैच स्टार्ट होगा आसमान साफ रहेगा, धूप निकली होगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा फ्लड लाइट्स वहां पर जलनी शुरू हो जाएंगी और इसी वजह से जब यहां पर रात के मुकाबले होते हैं जो कि शुरू अगर हम बात करें तो 6 या 7 बजे के अराउंड होते हैं, तो कोई भी जनरली जो टीम होती है टॉस जीत करके पहले बैटिंग करना प्रेफर करती है और उसमें भी खास करके जब आसमान पर बादल ना हो तो, और वही कंडीशन आज होगी भी जो फिलहाल वेदर फोरकास्ट में है। और अभी जो 2 मुकाबले इसी सीजन में इस मैदान पर खेले गए इसमें भी जाकर के अगर आप देखें तो सबसे पहले तो सिडनी सिक्सर ने 15 नवंबर को ही दोनों मुकाबले हुए थे। यहां पर सिडनी थंडर की टीम को हरा दिया था 142 रन बना करके 9 विकेट पर। उसके बाद सिडनी थंडर की टीम केवल 118 रन ही बना पाई। पावर प्ले के दोनों इनिंग्स के जो पहले 4 ओवर के अंदर अगर आप देखें तो पहले इनिंग में 27 पर 1 विकेट गिरा, सेकंड इनिंग में 20 पर 3 विकेटें गिर गई। और वहीं पर बात करें सेकंड मैच में जहां पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम जो कि एक तरह से बुलडोज कर रही है लगभग सामने की सभी टीमों को, वन साइडेड मैचेस जीत रही है, इसने ब्रिस्बेन हीट की टीम को हरा दिया था डकवर्थ लुईस के हिसाब से 16 रन से। चूंकि ये मैच पहले 20 ओवर का होना था, बाद में बारिश आई तो 12-12 ओवर का कर दिया गया और उसमें होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने तो 114 रन बनाए थे, लेकिन चूंकि डकवर्थ लुईस के हिसाब से थोड़ा सा स्कोर एडजस्ट जब होता है तो जो इनको फाइनल स्कोर मिला उसमें अगर हम बात करें तो जो 108 रन बनाए ब्रिस्बेन हीट की टीम ने, ये टीम 16 रन से पीछे रह गई। और वहां पर भी पावर प्ले के दौरान देखे तो सेकंड इनिंग में 38 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी और दोनों मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर जीती, जैसा कि स्कोर कार्ड से आप देख पा रहे हैं। हालांकि पिछले 10 मुकाबलों के इतिहास में जाएंगे तो 5-5 से मामला बराबरी पर जाता है, लेकिन ये मैच भले ही दिन का नहीं है, आज का मैच डे नाइट एक तरीके से है। मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी तो जो भी अभी पीछे आपको ने फैक्टर्स गिनाए उसकी वजह से पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, जो कि इस सीजन में भी हो चुका है। स्पिन को 7 और पेस को यहां पर जो 17 विकेटें मिली हैं और इन 17 में से जो 12 विकेटें सेकंड इनिंग में मिली है ना, वो चीज तो दिन के मैचेस में भी होती दिखाई पड़ी है, जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि रात के मैच में भी ये चीज क्यों हो सकती है। तो ये बात आप जरूर ध्यान से ना सिर्फ सुनिएगा, समझिएगा, उसी हिसाब से अपनी टीम बनाइएगा। बाकी जो भी फाइनल अपडेट्स होंगे पिच को लेकर के, वेदर को लेकर के, और जो मेरी अपनी फाइनल टीम होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो जाकर के पिच रिपोर्ट के लिए खास करके और वेदर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहीं पर मिल जाएगा नीचे। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए ये रहेगी पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में भी थी, जहां पर उन्होंने रूबी स्ट्रेंज को खिलाया था राइट आर्म मीडियम पेसर, बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल तो बेथ मूनी और केटी मैक लगातार ओपन कर रही हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, जिसमें केटी मैक यहाँ पर बेथ मूनी विकेट कीपिंग भी करती हैं। इसके अलावा मिकेला हिंकली है, सोफी डिवाइन कप्तान है, पेज स्कोफील्ड है, एमी एडगर बॉलिंग ऑलराउंडर जो ऑफ स्पिन करती हैं, फ्रेया केम्प है तो ऑलराउंडर लेकिन एज ए बैटर ही खेल रही है फिलहाल। और उसके बाद आती हैं एलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ, लिली मिल्स और रूबी स्ट्रेंज, जिसमें एक तो राइट आर्म मीडियम पेसर है रूबी स्ट्रेंज, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर क्लोई एंसवर्थ हैं, लेग स्पिनर है एलाना किंग और लिली मिल्स है आपको एक ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर खेलती हुई दिखाई पड़ेंगी। और बेंच पर देखेंगे तो इबोनी हॉस्किन, क्लोई पिपारो और मैडी डार्क हैं। जबकि पिछले मैच की जो बॉलिंग हुई जिसमें आपको ने कहा ना कि रूबी स्ट्रेंज को पिछले मैच में उन्होंने खिलाया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी और अगर आप रूबी स्ट्रेंज के ओवर्स देखें तो 8वें, 10वें और 18वें ओवर में आई थी और
8वें ओवर में भी विकेट लिया, 18वें ओवर में भी विकेट लिया। यानी कि पिछले मैच की बेसिस पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये मिडिल ओवर्स में और डेथ में एक आध ओवर आकर के बॉल करेंगी। और वहीं पर क्लोई एंसवर्थ पावर प्ले के 2 ओवर और बाकी 2 ओवर मिडिल में किए थे इन्होंने, पहला, तीसरा, 9वां, 12वां, जिसमें 12वें ओवर में विकेट भी लिया था। सोफी डिवाइन दूसरा, चौथा, छठा ओवर ही इन्होंने किया था। लेकिन अगर आज की बात करूं और अगर यहाँ पर अगर इनको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करनी पड़ती है, करती है जनरली, 2 ओवर तो पावर प्ले में ही कर देते, वहीं पर 2 विकेट लेकर के गई थी। एलाना किंग भी 5वां, 7वां, 17वां ओवर कर गई थी। एमी लुइस एडगर 11, 14 और 16वां ओवर कर गई थी। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी काफी अच्छी है, डेथ ओवर्स के आसपास ये 2 ओवर करती हैं। और बाकी देखें तो 13वां, 15वां ओवर लिली मिल्स ने किया था, जिसमें 1 विकेट भी लिया था। इसके बाद आकर के करियर का डेटा देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है कि जो पर्थ स्कॉर्चर्स के प्लेयर्स हैं उन्होंने टी20 क्रिकेट में फिलहाल क्या एक्सपीरियंस कैरी किया है इस WBBL में आने के पहले। बाकी इस WBBL में क्या किया है उसको भी आगे हम देखेंगे, चूंकि 3 मुकाबले पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम खेल चुकी है, 4 मुकाबले एक्चुअली, और 2 जीती है, 2 हारी है। पिछला मैच जीत करके ये टीम आई है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मोराल हाई होगा। सिडनी थंडर ने इस टूर्नामेंट के अंदर क्या किया है उसको भी आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो करियर का डेटा आप इसको जरूर देख लीजिएगा, इनिंग के बेसिस पर भी उसको समझ लीजिएगा। हालांकि ये चूंकि डे नाइट मैच है ना, तो इनिंग के बेसिस पर जो डेटा है वो आपके सामने आप चाहिए तो देख लीजिए, उसका कोई खास वर्क यहाँ पर होता नहीं। और उसके बाद आकर के यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देखें, और रिसेंट फॉर्म में सबसे जरूरी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 4 मुकाबले खेल चुकी है ये टीम, 4 में से 2 जीती है, 2 हारी है। और उन चारों मैचेस में देखें तो केटी मैक ने 24 नाबाद 8, 31 और 11 रन की पारियां खेली हैं। पिछले मैच में थोड़ा बेहतर टच में आते दिखाई पड़ी, जबकि बेथ मूनी ने 1 सेंचुरी लगाई, बाकी 3 मैचेस में फ्लॉप हो गई। बाकी मिकेला हिंकली ये 12, 5 और 31 की 3 पारियां खेल चुके हैं, जबकि सोफी डिवाइन जो टीम की कप्तान है 5 रन बना के नाबाद रही पिछले मैच में, 3 विकेटें भी लेकर के गई। उसके पहले भी अगर आप देखें तो ओवरऑल एज ए बॉलर काफी बढ़िया बॉल करते दिखाई पड़ी है। विकेट चाहे जितने मिले हो, 4 मैच 5 विकेट ले चुकी हैं, लेकिन एज ए बैटर अभी तक इनका वो पारी अभी तक देखने को मिली नहीं है जिसके लिए जानी जाती है। बाकी पेज स्कोफील्ड 11 और 22 और 0 रन की 3 पारियां हैं। एमी एडगर, जैसा मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले कि डेथ ओवर के अराउंड आपको कम से कम 1 से 2 ओवर तो करती ही हैं। ओवरऑल 3 से 4 ओवर पूरे करेंगी, बैटिंग भी कर लेती है ठीक ठाक। और खास करके ये देखते हो कि इस टीम की बैटिंग ऑर्डर ना थोड़ी सी वल्नरेबल है, बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निश्चित तौर पर प्लेयर बन जाती है, ठीक सोफी डिवाइन की तरह। और निश्चित तौर पर बेथ मूनी को तो आप इग्नोर कर नहीं सकते, बहुत बड़ी प्लेयर है, किसी भी दिन ज्यादा लंबे समय तक आउट ऑफ फॉर्म होती नहीं। और उसके बाद आते हैं फ्रिया केम्प, चूंकि जब बैटर ही खेल रही है तो इनका वो खास रोल हमारे लिए बनता नहीं। एलाना किंग पहले 3 मैच में विकेट लेस गई, फिर 1 विकेट लेकर गई। इसके पहले वर्ल्ड कप में बहुत कमाल के फॉर्म में थी जो इंडिया में हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप। और अब फिलहाल ये पिछले मैच दिखाई पड़ी है थोड़ा सा बॉलिंग में रंग में आते हुए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, बैटिंग भी अच्छा खासा करती है। और उसके बाद आते हैं क्लोई एंसवर्थ, इनकी मेन तेज गेंदबाज जो 4 मैच 4 विकेट ले चुकी हैं। इसके बाद आते हैं लिली मिल्स, इन्होंने भी 4 मैच में 3 विकेट लिए हैं। बाकी रूबी स्ट्रेंज 2 विकेट इन्होंने ली हैं। तो ये 3 ऐसी प्लेयर बन जाती हैं जिसमें से किसी एक या मैक्सिमम 2 को आप लेके जा सकते हैं। बाकी 4 प्लेयर तो आपकी फिक्स हैं, जिसमें केटी मैक और कुछ हद तक कभी कभी अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो फ्रेया केम को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आकर के 1-2 ओवर कर सकती हैं। लेकिन स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं ना, तो उसमें तो ये 4 प्रॉपर आपकी फिक्स ऑप्शंस हैं। सेकेंड इनिंग की बैटिंग हो चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो, उसमें केटी मैक ट्राई तो की जा सकती है, लेकिन एक रिस्की ऑप्शन के तौर पर, जिसको आप ट्रम्प कहते हैं कि आप इनको लेकर के जाइए, थोड़ा सा रिस्क उठा करके शायद बड़ी बढ़िया पारी खेल जाए तो निश्चित तौर पर आपको जिता दें। लेकिन चूंकि इस टीम की तरफ से आपके पास ऑलरेडी बॉलिंग में भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, खास करके यहाँ पर मैं क्लोई एंसवर्थ और लिली मिल्स का नाम लूंगा। रूबी स्ट्रेंज ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन इन 3 में से किसको लेकर के जाएं, इसी को समझने के लिए हम आगे का डेटा भी देखेंगे कि जब ये पर्थ स्कॉर्चर्स की प्लेयर खेलती हैं कभी भी सिडनी थंडर के खिलाफ, तो परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसमें केटी मैक का तो 18 में 329 रन है, 21 का ही एवरेज है, लेकिन बेथ मूनी ने बढ़िया 46 के एवरेज रन बनाए हैं। मिकेला हिंकली कुछ खास कर नहीं पाई है। सोफी डिवाइन को लेकर के कोई डाउट आपको दिमाग में रखना नहीं है, डेटा चाहे कुछ भी कहे। और इवन एमी एडगर के भी 3 मैच पे 7 विकेट, इनको भी लेकर के कुछ आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। एलाना किंग के भी 16 मैच पे 16 विकेट हैं। क्लोई एंसवर्थ और लिली मिल्स ने 4-4 मैचेस खेल करके 4-4 विकेट ली हैं। रूबी स्ट्रेंज ने भी कोई एक मैच भी खेला है नहीं, लेकिन जैसा मैंने आपको केटी मैक को लेकर के कहा था ना कि जैसे आप इनको ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप रिस्क ले पा रहे हैं तो रूबी स्ट्रेंज को भी आप ट्राई करिए। वरना आपके पास निश्चित तौर पर लिली मिल्स और क्लोई एंसवर्थ 2 बेटर और सेफ ऑप्शंस हैं। हालांकि लिली मिल्स के साथ एक दिक्कत है, जो कि इस टीम में ऑलरेडी एमी एडगर जैसे एक बढ़िया ऑफ स्पिन बॉलर हैं, तो ये पूरे 4 ओवर आपको करते हुए बहुत ही रेयरली दिखाई पड़ेंगी। 1 ओवर करेंगे, 2 ओवर करेंगे, उसमें अगर विकेट लेकर के गई तो ही इनको आगे के ओवर्स मिलते हैं। इनके साथ यही एक दिक्कत है। तो ज्यादा सेफर है कि आप क्लोई एंसवर्थ के साथ जाइए, एमी एडगर के साथ जाइए, एलाना किंग के साथ जाइए, सोफी डिवाइन के साथ जाइए और बेथ मूनी के साथ जाइए। तो ये 5 सेफेस्ट ऑप्शन हैं। बाकी ट्रम्प के तौर पर लिली मिल्स, रूबी स्ट्रेंज और केटी मैक, ये 3 रोटेट की जा सकती हैं। और इन तीनों में भी सबसे सेफ कोई होगा तो लिली
मिल्स, सेकंड बेस्ट ऑप्शन होंगे रूबी स्ट्रेंज, थर्ड बेस्ट ऑप्शन होंगी केटी मैक। तो ओवरऑल मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि कौन कितनी बेहतर ऑप्शन होंगी। बाकी वेन्यू का भी डेटा देखें तो इस मैदान पर तो एक मैच खेली है सोफी डिवाइन 48 रन 1 विकेट है, बाकी दोनों ने कुछ खास किया नहीं है। एमी एडगर ने यहीं पर 3 विकेट लिया है एक मैच में, क्लोई एंसवर्थ ने 2 विकेट लिया एक मैच में 1 विकेट लिया है एलाना किंग ने, और इबोनी हॉस्किन ने यहाँ पर एक मैच में 2 विकेट लिया है। मुझे लगता नहीं कि वो खेलेंगे फिलहाल रूबी स्ट्रेंज के पिछले मैच की बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन जब बैटर्स की वीकनेस को आप चेक करने आते हैं प्लेयर बैटल में खास करके, तो आप देखते हैं कि केटी मैक एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ काफी खराब खेलती हैं। 20 का एवरेज है, 320 रन बना करके 16 बार आउट हुई हैं, जो कि डे टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा, और वो भी 322 गेंदें लगा करके 320 रन T20 फॉर्मेट में। और उसके बाद बात करें तो चमारी टपट्टू जो सामने की टीम में बॉलर है ऑफ स्पिनर, उन पर 14 गेंद पर 17 रन बना करके 1 बार आउट हुई हैं। बाकी लोगों को काफी ठीक ठाक खेल गई हैं, हालांकि हेना डार्लिंगटन का नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो फिलहाल अब टूर्नामेंट में अवेलेबल है नहीं। बेथ मूनी की बात करें तो ये भी एक लेफ्ट हैंडर है, चमारी टपट्टू पर 1 बार आउट हुई है लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, और उसके बाद सबरीम इस्माइल इनको ठीक ठाक परेशान करते हैं, लेकिन उन पर भी अगर आप डिवाइड करें 166 को 5 से तो आपको समझ में आ जाएगा कितना एवरेज है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हेड टू हेड भी आपने ये चीज देखी थी, मिगेला हिंकली हेना डार्लिंगटन पर 2 बार आउट हुई जरूर है, लेकिन वो फिलहाल टूर्नामेंट पर अवेलेबल नहीं है। उसी तरह से आप सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प और पेज स्कोफील्ड, इसमें फ्रेया केम्प और पेज स्कोफील्ड को ओवरऑल कोई भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग इनके सामने डाल दीजिए, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सभी के खिलाफ ये दोनों प्लेयर बहुत ही खराब खेलती हैं। सोफी डिवाइन को ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल कुछ ऐसी बॉलर है जो इनको परेशान करती हैं। खास करके अगर मैं बात करूं हेना डार्लिंगटन, जो कि अब तो है नहीं, खेलती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी। जॉर्जिया वॉल ने 1 बार आउट करा, 1 बार चमारी टपट्टू ने, 4 बार सबरीम इस्माइल ने, लेकिन सभी के खिलाफ रिकॉर्ड्स इनके बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल इस टीम की तरफ से बैटिंग सेक्शन में कौन सी स्टेबल ऑप्शन है, जैसे एक तो बेथ मुनी हो गई, एक साथ ही साथ सोफी डिवाइन हो गई, वो चीज आपको क्लैरिटी मिल गई है। और बाकी एमी एडगर, क्लोई पिपारो और मेडी डार्क के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, और उसके बाद आ सकते हैं आगे सिडनी थंडर की टीम की तरफ, जहां से जॉर्जिया वॉल और तालिया विल्सन ओपन करती हैं। वॉल आपको थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगी। तालिया विल्सन विकेट कीपर है, कप्तान उसके बाद आती हैं फी ब्लिसफील्ड। इसके अलावा हेदर ग्राहम है, चमारी टपट्टू है ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैटर, लौरा हैरिस और अनिका लिरॉयड हैं। इसके बाद आती हैं लूसी फिन, पिछले मैच में उन्होंने डेब्यू किया, बहुत ही लंबी चौड़ी खिलाड़ी हैं, ताकतवर खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में उन्होंने शानदार एक बैटिंग वाली पारी भी खेली और उसके पहले बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करी, और डेब्यू इनका ड्रीम डेब्यू हुआ बेसिकली, और इस वजह से आज के इस मैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी टिनाइल पेसल हैं, सैमंथा बेट्स हैं, बाकी सबनीम इस्माइल हैं, जिसमें सैम बेट्स आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी तीनों नीचे जो दिखाई पड़ रही हैं वो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। बाकी बेंच पर आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई, जिसमें लूसी फिन ने डेब्यू किया, 7वां 11वां और 13वां ओवर किया, 2 ओवर्स में सफलता भी निकाली। बाकी चमारी टपट्टू ने पूरे 4 ओवर के, 6, 10वां, 14वां और 16वां ओवर। उसी तरह से सबनीम इस्माइल, समंथा बेट्स और जॉर्जिया वॉल ने भी 4 ओवर करे। एक्चुअली ओवर किसी का कटा तो टिनाइल पेसल का केवल 5वां ओवर इन्होंने किया, और वो चीज लूसी फिन की ही वजह से हुआ। बाकी करियर का डेटा अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें लूसी फिन के बारे में बात कर रहा था ना कि इनका डेब्यू था, इसके पहले इन्होंने भी एक T20 चैलेंजर हुआ था, WBBL का डेब्यू पिछले मैच में हुआ, उसके पहले T20 चैलेंज में 1 मैच खेला था, केवल 1 रन बनाया था। और बाकी प्लेयर्स के भी एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद रीसेंट फॉर्म में चल करके देखें तो लूसी फिन की हम बात कर लेते हैं। पहले उन्होंने 49 नाबाद की शानदार पारी भी खेली, 1 विकेट भी लिया, और निश्चित तौर पर जो इन्होंने दिखाया पिछले मैच में अपना इंपैक्ट वो दिखा दिया इन्होंने कि एक तो इनके पास अच्छी लंबाई है, तेज गेंदबाज हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो इनको बाउंस अच्छा पिच से मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती हैं डेब्यू के साथ ही। और उसी में समंथा बेट्स और साथ ही साथ सबनीम इस्माइल 2 और बॉलर हैं जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की है, डेटा आपके सामने है। और ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक बार के लिए अगर इन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया होता ना तो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक है जिनको आप मिस नहीं कर सकते। और उसी में आती हैं एक और नाम यहाँ पर चमारी टपट्टू का, जिनका परफॉर्मेंस उस लेवल की अभी तक नहीं आई है, हालांकि बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आ रही है फिलहाल, तो बल्ले से उतने रन तो नहीं है, बॉलिंग करते हो लेकिन 3 विकेट है, तो ये इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक है जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद की जो बाकी प्लेयर्स हैं, चाहे वो हेदर नाइट हो, फी ब्लिसफील्ड हो, जॉर्जिया वॉल हो, तालिया विल्सन हो, और इवन अगर आप नीचे आए तो टिनाइल पेसल को तो मैं उस लेवल का प्लेयर नहीं मानूंगा कि आप इनको स्मॉल लीग की टीम में फिलहाल आज के इस मैच में लेकर के जाएं। हो सकता है बॉलिंग कर जाएं, विकेटें भी ढेर सारी ले जाएं, लेकिन आज के इस मैच के लिए उतनी सेफर ऑप्शन है नहीं। फिलहाल इस टूर्नामेंट के अंदर भी 3 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन जो बाकी नाम है इस टीम के अंदर, चाहे वो ऊपर के चारों टॉप ऑर्डर की बैटर्स हो ना,
इन चारों में से किसको लेकर के जाना है, इसके लिए थोड़ा आपको आगे का डेटा देखना पड़ेगा। फिलहाल रीसेंट फॉर्म देखें तो सबसे बेहतर किसी की यूटिलिटी है तो जॉर्जिया वॉल की है, जो कि ना सिर्फ आपको बॉलिंग कर रही है ऑफ स्पिन पूरे के पूरे, और साथ ही साथ बैटिंग में तो ओपनर के तौर पर आ रही हैं। तो इन चारों के अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जॉर्जिया वॉल का है। हालांकि फीब लिचफील्ड हो गए, हेदर नाइट हो गए और तहलिया विल्सन, ये तीनों भी बहुत ही शानदार ऑप्शन है, जिसमें खास करके फीब लिचफील्ड और हेदर नाइट तो बहुत अच्छे फॉर्म में भी रिसेंट टाइम में रही हैं। और अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर भी इन लोगों ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेस करी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के स्टैट्स देख लें तो तहलिया विल्सन ने जब खेला पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ तो 8 मैच 203 रन है, 34 के एवरेज, इस वजह से चूंकि कई बार नॉट आउट रही है, पहले नीचे आती थी बैटिंग करने। जॉर्जिया वॉल के भी आंकड़े ओवरऑल काफी ठीक है, लेकिन फीब लिचफील्ड का बैटिंग एवरेज केवल 18 है, हेदर नाइट का भी बैटिंग एवरेज देखे तो 27 की नहीं 28 का है बेसिकली। तो निश्चित तौर पर यहाँ से थोड़ा सा ना फीब लिचफील्ड निश्चित तौर पर टीम से बाहर होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये एक ऐसी प्लेयर है किसी भी मैच में आपको वन साइडेड जितवा सकती हैं। बाकी प्लेयर्स का डेटा आपके सामने है, आप देख लीजिए। और उसके बाद वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो इस मैदान पर खास करके टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाई हैं, थोड़े से बेहतर आंकड़ा जरूर फीब लिचफील्ड के हैं। बाकी हेदर नाइट भी एक मैच में 13 ही रन है, चमारी टपट्टू तो ऑलराउंडर है, 4 मैच 6 विकेट भी इस मैदान पर, तो इनको आप वैसे भी ड्रॉप नहीं करेंगे। टिनाइल पेसल भी यहाँ पर 3 मैच 3 विकेट ले चुके, तो इस मैदान पर खास करके सिडनी थंडर का जो कि अपना होम ग्राउंड है, इनके प्लेयर्स के पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं खेलने का, लेकिन टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, ये चीज आपको मैं पिच रिपोर्ट में बता चुका हूं, तो उसको भी हम समझेंगे अभी। लेकिन फिलहाल प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो एक तो जो सिडनी थंडर की टीम है, इनके सामने आप लेग स्पिनर लगा दीजिए, उसको ये विकेटें देती है बड़ी अच्छी तरह से, चाहे वो तहलिया विल्सन हो, चाहे वो जॉर्जिया वॉल हो, चाहे वो फीब लिचफील्ड हो। लेग स्पिन के खिलाफ इन तीनों के आंकड़े बहुत पुअर हैं, डेटा आपके सामने है। और उसी में लेग स्पिनर सामने की टीम है इलाना किंग, उनके खिलाफ तो निश्चित तौर पर इनके आंकड़े खराब हैं ही। बाकी सोफी डिवाइन, एमी एडगर और यहाँ पर लिली मिल्स तो ऑफ स्पिन भी एक इनको थ्रेट पैदा करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि लेग स्पिनर है। और बाकी हेदर नाइट, चमारी टपट्टू और साथ ही साथ लौरा हैरिस के भी प्लेयर बैटल के सारे आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद बाकी यहाँ पर अनिका लेरॉयड है। तो एक बात तो यहाँ पर काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है कि सिडनी थंडर 3 मुकाबले सीजन में खेली है, तीनों हारी है। 4 मुकाबले खेली है पर्थ स्कॉर्चर्स, 2 जीती है 2 हारी है, पिछला मैच भी जीत करके आ रही है। तो मोराल तो पर्थ का हाई होगा, सिडनी थंडर की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी तो उसका एडवांटेज उनके पास जरूर होगा। तो ओवरऑल टीमें काफी सेम पोजीशन में है, लेकिन पर्थ की टीम थोड़ा सा बेहतर दिखाई पड़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर बेहतर देखने के मामले में तो सिडनी थंडर की टीम भी बड़ी अच्छी है। तो टॉस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। टॉस के बाद कैसी टीम बनेगी, पिच रिपोर्ट क्या रहेगा, वेदर फोरकास्ट कैसा होगा, तो वो चीज आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। बाकी अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। तो फिलहाल पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।